हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने मोनेरा जगत को देखा था, जिसमें हमें जीवाणु जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो आपके उसमें जो प्रोकैरियोटिक में शामिल किए जाते हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रोटिस्टा जगत, जिसको हम बोलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ये ऐसे ये ऐसे जगत में शामिल किया जाता है जिन्हें यूकेरियोटिक में शामिल किया जाएगा। यूकेरियोटिक का मतलब ये होता है कि ये जो है बहुकोशिकीय होते हैं और इसमें जो है केंद्रक भी पाया जाता है। और इसमें साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, सेल वॉल, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसीलिए हम इसको प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोटिस्टा जगत में जो हम कवर करेंगे वो शैवाल आएगा। शैवाल के बाद इसमें लाइकेन को हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इन जीवों को प्रोटिस्ट कहा जाता है। अधिकांश प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एक कोश के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो एक कोश के यानी कि जिसमें एक सेल पाई जाती है, परंतु कुछ जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय में जैसे शैवाल को शामिल किया जाएगा। शैवाल एक बहुकोशिकीय में शामिल किया जाएगा। ये क्या मल्टी सेलुलर भी होते हैं। और इसमें सरल कोशिकीय संरचना के कारण प्रोटिस्टा जगत के जीवों को पादप, जंतु या कवक आदि वर्गों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अधिकांश प्रोटिस्ट जो है वो जल में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो आर्द्र भूमि पर मिलेंगे, जंतुओं व पादपों के शरीर में भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये पानी में मिलेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जैसे जंतुओं पर मिल जाएंगे, जो कुछ पादप के शरीर पर मिल जाएंगे। तो जैसे हम प्रोटिस्टा में आप वो देखते हैं, फंगी देखते हैं ना, फंगी कवक, तो आप देखते हैं जैसे किसी के ऊपर फफूंदी चढ़ जाती है तो फंगस आ जाती है। देखते हैं आप, वो जैसे रोटी है उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है तो उसको बोलते हैं फंगस लग गई, यानी कि कवक लग गया। तो वही चीज़ इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में ये बता रहे हैं कि कुछ जो है जंतु और पादपों के शरीर पर भी पाए जाते हैं, लेकिन वैसे जल में भी आपको मिलेंगे ये। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। इसको हमने 3 भागों में बाँटा। एक जंतु समप्रोटिस्ट, पादप समप्रोटिस्ट, कवक समप्रोटिस्ट। तो पहले हम जंतु समप्रोटिस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या, इसे हम प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। किसे? जंतु समप्रोटिस्ट को। ये एक कोश के जीव हैं, यानी कि इसमें जो सेल वॉल है वो एक पाई जाती है आपकी, जिन्हें जीवन के लिए जल तथा आर्द्र मृदा यानी कि मिट्टी की आवश्यकता होती है। इन्हें एक जो जंतु समप्रोटिस्ट हैं। और अधिकांश जंतु समप्रोटिस्ट जो हैं विषमपोषी होते हैं। ब्रह्म विषमपोषी का मतलब ये भोजन जो है वो दूसरों से प्राप्त करेंगे, यानी कि स्वपोषी नहीं है। परंतु कुछ वो भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम। प्रोटिस्टा जगत का जो उदाहरण है वो अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा एक चप्पल के आकार की आकृति होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चप्पल के आकार की आकृति का कौन सा जीव है? पैरामीशियम। और अमीबा, अमीबा भी एक जंतु सम प्रोटिस्ट में शामिल किया जाता है। अब हम देख लेते हैं पादप सम प्रोटिस्ट के बारे में। पादप सम प्रोटिस्ट ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं ये जब क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो इसीलिए इनके जो रंग कैसा होगा? हरा होगा बेसिकली। ये जल में रहते हैं। इनमें वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, परंतु संचरण के लिए इसमें कशाभिका यानी कि फ्लैजिला, यानी कि ये चलेंगे तो इनमें फ्लैजिला यानी कि पूँछ जैसी संरचना पाई जाती है, उसी से ये गति करेंगे। उदाहरण के लिए क्या है? भूरे एवं नील हरी शैवाल हैं, यूग्लिना है। ये पादप सम प्रोटिस्ट के उदाहरण हैं। अब आप हम देख लेते हैं कवक सम प्रोटिस्ट में। ये मृत होते हैं एवं अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें अपघटनी प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनकी सेल वॉल एक कोशिकीय होती है, जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। उदाहरण के लिए कौन-कौन से? इसमें वाटर मोल्डस और स्लाइम मोल्डस, ये कवक सम प्रोटिस्ट के उदाहरण हैं। अब प्रोटिस्टा जगत के हम कुछ लक्षण के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे लक्षण की यदि बात करें, जैसे इनकी कोशिका जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है, तो इनके ऊपर जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तथा सेलुलोज, प्रोटीन एवं सिलिका की बनी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी? सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। अब कोशिकांग के बारे में देख लेते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे 80S राइबोसोम। राइबोसोम हमने देखा था, राइबोसोम एक वो होते हैं जो आपकी जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्राव्य जालिका है, उसपे छोटे-छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसको राइबोसोम बोलते हैं। चलनशील अंग के लिए पक्षात तथा कशाभिकाएँ पाए जाते हैं। तो इसमें पूँछ जैसी संरचना पाई जाती है, जिनको हम सीलिया बोलते हैं, और इसी से ये गति करते हैं। अगला है आपका हरित लवक।
क्लोरोप्लास्ट ये इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा और जिसके कारण ये रंग देंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवों में आंतरिक थाइलेकोइड सहित हरी लवक होता है इसमें। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें प्रजनन इसमें जो है प्रजनन आपका लैंगिक जनन तथा अलैंगिक दोनों प्रकार से इसमें प्रजनन होता है। पोषण ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब भोजन खुद भी प्राप्त कर सकते हैं तथा विषमपोषी यानी कि दूसरों यानी कि किसी कीट को मारकर खा जाते हैं उस पर भी आश्रित हैं यानी कि स्वपोषी भी होंगे, विषमपोषी होंगे, दोनों प्रकार के होते हैं ये प्रोटिस्टा जगत। अब इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है उसको हम कवक कवक को हम देख लेते हैं। कवक जिसको हम फंगी बोलते हैं। आप देखते हैं ना जैसे कि शरीर में फंगस सी लग गई और रोटी पे फफूंद सी आ जाती है, ब्रेड पे फफूंद सी आ जाती है और जो आपके आलू हैं बहुत टाइम से रख रखा सब फफूंद सी चढ़ जाती है, तो वो फंगस होती है बेसिकली। फंगस जो है वो यूकेरियोटिक जीव है। यूकेरियोटिक जीव है बेसिकली जिनमें संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर तथा हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक का मतलब होता है इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट यानी कि इसमें प्रकाश संचरण की कोई क्रिया नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई रंग नहीं होता, ये नहीं पाए जाते इसमें। कवकों की कोशिकाएं जो वो होती हैं वो काइटिन एवं सेलुलोज की बनी होती हैं। तो कवक की यदि बात करें, कवक की कोशिका जो किसकी बनी होगी, काइटिन और सेलुलोज की बनी होगी। ये क्वेश्चन आप याद रखना पड़ेगा इसमें। इस संघ के अंतर्गत जो कवक के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है, जो धारणा वो यीस्ट है और मोल्डस और मशरूम जैसे सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, यीस्ट और मोल्डस। कवक जो है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक कोशिकीय कब होंगे, एक कोशिकीय कवकों का संपूर्ण शरीर जो है जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में विभाजित होता है। यानी कि एक कोशिकीय जीव जब होगा, ना तो इसमें जड़ होगी, ना तना होगा, ना पत्ती होंगी। एक थैलस यानी कि एक स्ट्रक्चर होगा, उसके रूप में ये जमा होगा। इसके विपरीत बहुकोशिकीय जो कवक होंगे, इनका संपूर्ण शरीर जो धागे के समान संरचनाओं से निर्मित होता है, जिन्हें हम हाइफे कहते हैं। तो ये जो बहुकोशिकीय होते हैं, धागे जैसी लटकें होती हैं, इनमें जिन्हें हम बोलते हैं हाइफे। उसी के अकॉर्डिंग ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं कवक। तो एक कोशिकीय होगा तो थैलस के रूप में होगा, बहुकोशिकीय होगा जिनको हम हाइफे बोलेंगे। ये बात आप याद रखना, एक कोशिकीय थैलस और बहुकोशिकीय में हाइफे। अब कवक जो है जीवाणुओं के समान जो है, जैसे बैक्टीरिया का हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है सर्वव्यापी है, हर जगह मिलेगा। तो इसी तरीके से कवक जो है जीवाणुओं के समान भी सर्वव्यापी है। ये उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। यानी कि ये वहाँ मिलेंगे, जैसे सड़े-गले पदार्थ होंगे वहाँ भी मिलेंगे आपको, कुछ जीवित पदार्थ होंगे वहाँ भी मिलेंगे, उसका हर जगह मिलेंगे, इसलिए कि बोलते हैं वो सर्वव्यापी है। ये पृथ्वी के प्रत्येक पर्यावरण में पाए जाते हैं, प्रत्येक एनवायरनमेंट में आपको ये कवक देखने को मिलेंगे और पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका ये निभाते हैं कवक। अब कवक में पोषण किस तरीके से होता है, तो कवक में हमने देखा था, ये आपके कवक जो हैं बेसिकली जो हरित लवक नहीं पाया पाया जाता, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते, तो ये भोजन किस प्रकार करेंगे? उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो आपका कवक है, कवक में पोषण किस प्रकार का होगा? तो कवकों में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए ये अपना पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्या हो गए, विषमपोषी हो गए, हेटेरोट्रोपिक्स हो गए। तो ये भोजन जो है दूसरे पर आश्रित रहते हैं, खुद भोजन नहीं प्राप्त करेंगे। तो ये मृत अथवा जीवित कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण के स्रोत के आधार पर कवकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, इनको 3 भागों में बाँटा गया है कवक को। जैसे सहजीवी कवक, परजीवी कवक जो दूसरों पर आश्रित होते हैं और जो मृतजीवी कवक है, इनसे किस प्रकार का भोजन प्राप्त करेंगे। अगर सहजीवी कवक की बात करें, सहजीवी कवक किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुँचाते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, माइकोराइज़ा हो गया। सहजीवी कवक के प्रमुख उदाहरण हैं। सहजीवी कवक उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम मेरी सहायता करो, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं लाइकेन और माइकोराइज़ा। ये 2 कवक ऐसे हैं जिनको हम सहजीवी कवक बोलेंगे और ये वनस्पति में उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं ये। परजीवी कवक भी होते हैं जो अपना भोजन खुद प्राप्त ना करके दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनको हम बोलते हैं परजीवी कवक। ठीक है? जैसे तो परजीवी कवक अपना पोषण के लिए अन्य जंतुओं अथवा पादपों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के संबंध से ये कवक स्वयं तो लाभान्वित होते हैं, परंतु पोषक जीव को हानि पहुँचाते हैं। खुद को लाभ होता है, लेकिन जो जीव हैं उनको हानि पहुँचाते हैं ये परजीवी कवक। तो जो परजीवी जो कवक हैं, इसमें एडोथिया, जो पैरासिटिका और पक्सिनिया, ग्रेमिनीज आदि पादप परजीवी कवक हैं तथा एस्परजिलस अथवा कैंडिडा अल्बिकन्स मानवों को क्षति पहुँचाने वाले कवक हैं। तो ये कवक कुछ बेसिकली कवक के नाम हैं, जैसे एडोथिया, पैरासिटिका
और आपके पक्सीनिया ग्रेमिनीस हैं, एस्परजिलस कैंडिडा अल्बिकन्स, ये ऐसे कवक हैं जो मानव को क्षति पहुँचाते हैं। मृतजीवी कवक किसे कहते हैं हम? मृतजीवी कवक हम उसे कहते हैं जो कवक कैसे होते हैं? मृत होते हैं, मृत पड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं मृतजीवी कवक। जैसे सेप्रो, सेप्रो का अर्थ है सड़ा गला अथवा फाइट का अर्थ है पादप। सेप्रोफाइटिक तथा मृतजीवी कवक से तात्पर्य उन कवकों से है जो अपना भोजन सड़े गले तथा मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कुछ विशिष्ट मृतजीवी कवकों को मृदा क्षेत्र में उन स्थानों पर देखा जा सकता है जहाँ वे कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। ये कवक विभिन्न भूजैव रासायनिक चक्रों में शामिल रहते हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस, मार्सेला आदि मृतजीवी उदाहरण के कवक हैं। ये कवक ऐसे हैं जो मृत आपके पड़े होते हैं। मृत कवक में एग्जाम्पल याद करना है इसको, म्यूकर, राइजोपस और मार्सेला, ये मृतजीवी कवक हैं आपके। अब इन कवकों का हम अपने जीवन में आर्थिक महत्व देख लेते हैं, किस तरीके से हमारे लिए कवक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कवक जो हैं हम भोजन के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। कुछ उद्योगों में भी कवकों का प्रयोग होता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थों का जो अपघटन है, जैसे म्यूकर जो आपके मृत कवक हैं, राइजोपस ये भी आपका मृत कवक है, मार्सेला है, आदि मृतजीवी कवक जंतु एवं पादपों के अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये कवक ऐसे होते हैं जो जंतु आपके मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, अपघटन करने का काम करते हैं। इस तरह के कवक हुआ करते हैं। भोजन के रूप में हम किस तरीके से हम कवक लेते हैं, जैसे मोर्सेला, अगेरियस अथवा मशरूम आदि कवक सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मशरूम देखते हैं, जैसे मशरूम की सब्जी बनाते हैं तो उस कवक का भी हम प्रयोग करते हैं इसमें। कुछ उद्योगों में देख लेते हैं, उद्योगों में कवक किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है उद्योगों में कवक। तो उद्योगों की बात करें, उद्योगों में जो है एस्परजिलस पेनिसिलियस का उपयोग पनीर उद्योग में, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल उद्योग में, सेकोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग जो है बेकरी उद्योग में, तथा म्यूकर व साइट्रोमाइबिन का उपयोग साइट्रिक अम्ल के रूप में किया जाता है। तो कुछ कवक ऐसे होते हैं एस्परजिलस जैसे पेनिसिलियम कवक हैं, ये आपके कौन से परजीवी कवक हैं। इनका उपयोग पनीर बनाने के रूप में किया जाता है। और यीस्ट का उपयोग जो हमने देखा था, इसका उपयोग जो अल्कोहल उद्योग में, सेकोमारी सेरेविसी का उपयोग जो है बेकरी उद्योग में, तथा म्यूकर जो आपके मृतजीवी कवक हैं, इसको साइट्रोमाइसिन का उपयोग जो साइट्रिक अम्ल के बनाने में किया जाता है, इनका उपयोग। अब एंजाइम के निर्माण में हम देख लेते हैं। एंजाइम के निर्माण में एस्परजिलस ओराइजा नामक कवक से हम एमाइलेज, यीस्ट से इनवर्टेज तथा पेनिसिलियम से पैक्टिनेस नामक एंजाइम का निर्माण किया जाता है। विटामिन का संश्लेषण स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस से विटामिन B12, यीस्ट से विटामिन डी तथा अस्बिया गोटिसिपी से विटामिन B2, राइबोफ्लेविन का संश्लेषण किया जाता है। यानी कि विटामिन B12 से आपको मिलेगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसिकस और विटामिन डी से आपको मिलेगा अस्बिया गोपिसी। विटामिन डी आपको बेसिकली धूप से भी प्राप्त होता है और विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन का संश्लेषण किया जाता है। अब प्रतिजैविकों के निर्माण में हम देख लेते हैं। प्रतिजैविकों यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के रूप में हम किस तरीके से इन कवक का प्रयोग करते हैं। जो आप देखते हैं एंटीबायोटिक जो दवाएँ आती हैं, तो इसमें पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन तथा टेरामाइसिन आदि प्रतिजैविक विभिन्न कवकों से तैयार किए जाते हैं। तो जो एंटीबायोटिक जो दवाएँ हैं उनके लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, टेरामाइसिन ये कुछ कवक हैं, इनसे एंटीबायोटिक दवाई तैयार की जाती है। तो ये तो हो गए कवक से होने वाले लाभ आर्थिक क्षेत्र में। अब कवकों से हम हानि के बारे में हम देख लेते हैं। कवक से क्या-क्या हानि हो सकती है? विभिन्न पादप रोग, सरसों में सफ़ेद कीट रोग हो जाता है, सरसों में देखते हैं कब सफ़ेद कीट रोग, आलू में अंगमारी रोग और चने का विल्ट रोग आदि विभिन्न पादप रोग कवकों के द्वारा होते हैं। जो आप आलू देख लें, आलू में जैसे अंगमारी रोग लग जाता है, जगह-जगह धब्बे बन जाते हैं, तो इससे कवकों के द्वारा होता है। और जंतु रोग जैसे पादपों के साथ-साथ कवक जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मनुष्य में फेफड़ों से संबंधित जो है वो रोग है, वो है एस्परजिलस यानी कि दाँत, एस्परजिलस यानी कि दाँत। नाखूनों में भूरापन आ जाता है, नाखूनों में भूरापन, दिमागी बुखार बन जाता है दिमाग में, और पशुओं में एथलीट फुट की बीमारी हो जाती है। म्यूकोमाइकोसिस और पेनिसिलोसिस आदि रोग विभिन्न प्रकार के कवक के द्वारा होती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को क्षति किस प्रकार से होती है? विभिन्न प्रकार के जो कवक हैं, जैसे कपड़ों में, चमड़े में, कागज़ में, लकड़ी से बनी वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं ये कवक। अब ये तो आपने कवक के बारे में हम देख लिया, अब हम लाइकेन के बारे में देख लेते हैं।
लाइकेन का उपयोग किस तरीके से अपने जीवन में इम्पोर्टेंट है। ये पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों से निर्मित एक द्वैत पादप है, यानी कि 2 जीव। लाइकेन एकल जीव नहीं है, बल्कि ये संयुक्त जीव है, यानी कि 2 जीव इसमें पाए जाते हैं। जैसे ये कवक और शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंध का परिणाम है। लाइकेन है तो इसमें कवक मिलेगा और शैवाल मिलेगा, ठीक? जो शैवाल के ऊपर एक तंतुबद्ध आवरण का निर्माण करते हैं। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन आदि मिट्टी से प्राप्त करने में मदद करते हैं, जबकि शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कप्पों को पोषण प्रदान करते हैं। कवक एवं शैवाल के मध्य ये सहजीवी संबंध हैलोटिज्म कहलाता है तथा लाइकेन के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा लाइकेनोलॉजी कहलाती है। तो लाइकेन जो बेसिकली कवक और शैवाल के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब लाइकेन के 3 प्रकारों में हमने बाँटा है, एक क्रिस्टोज, एक फोलियोज, एक फ्रूटिकोज। 3 भागों में हमने इसको बाँटा है। अब 3 भागों में हम एक-एक करके हम देख लेते हैं। इसके बाद हम जैसे क्रिस्टोज लाइकेन के बारे में। ये लाइकेन जो मुख्यतः द्विआयामी होते हैं। इनमें थैलस अत्यंत चपटा होता है, जो आधार स्तर से पूर्णतः जुड़ा होता है। ये एक पर्पटी क्रेस्ट के समान दिखाई देता है। ये लाइकेन आपको ऐसा होगा, जो थैलस एक गुच्छे के नुमा होगा और किसी आधार, किसी पर्पटी से चिपटा हुआ दिखाई देगा, ये वाला लाइकेन। फोलियोज लाइकेन जो है, ये लाइकेन संरचनात्मक रूप से पत्तियों के समान होते हैं। जैसे पत्ती होती है आपकी लंबी-लंबी, इसी तरीके के फोलियोज लाइकेन होते हैं। ये अपने आधार स्तर से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। जैसे पत्तियाँ जुड़ी रहती हैं, उसी तरीके से ये भी जुड़े रहते हैं, फोलियोज लाइकेन। तीसरा हम देख लेते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। ये लाइकेन क्रक्टोस एवं फोलियोज की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। इनमें कोई विशिष्ट शीर्ष अथवा मूल संरचना नहीं होती है। यानी कि शीर्ष यानी कोई इसमें जड़ वगैरह, पत्ती वगैरह पर मूल संरचना नहीं मिलेगी। इनमें बहुत शाखाएँ होती हैं, जो छोटी झाड़ी के समान सीधे तथा नीचे की ओर लटकी हुई हो सकती हैं। जैसे आपने झाड़ियाँ देखी हैं, तो उसी तरीके के फ्रूटिकोज लाइकेन हम उसको बोलते हैं। इस लाइकेन का हम आर्थिक महत्व देख लेते हैं। आर्थिक महत्व किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रदूषण सूचक। लाइकेन वातावरणीय प्रदूषकों के प्रति अति संवेदनशील हैं। ये प्रदूषण युक्त, जहाँ पर प्रदूषण होगा उन स्थानों, जैसे शहरों में प्रदूषण होता है, कस्बों में, औद्योगिक क्षेत्रों में आदि में नहीं उग सकते, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन इतना है। वहाँ पर ये लाइकेन नहीं उग पाते हैं, क्योंकि इन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। भोजन एवं चारे के रूप में हम देख लेते हैं। लाइकेन विभिन्न जीवों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घुन हो गया, इल्लियाँ हो गया, दीमक है आदि लाइकेन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक जाइरोफोरा एस्क्यूलेंटा लाइकेन है, जो चीन तथा जापान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चीन के लोग और जापान के लोग जाइरोफोरा एस्क्यूलेंटा लाइकेन है, जो खाने के रूप में इनको प्रयोग करते हैं। और एक लाइकेन है सेटेरिया आइसलैंडिका। ये लाइकेन ऐसा है जो आइसलैंड और स्कैंडिनेवियाई देश हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और एक एंडोकार्पन का प्रयोग जापान में सब्जी के रूप में करते हैं। एंडोकार्पन जापान में जो लोग इसकी सब्जी बनाते हैं। और एक लाइकेन है परमेलिया और रॉक फ्लोवर का प्रयोग दक्षिण भारत में जो है सालन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के नहीं, दक्षिण भारत के लोग इस लाइकेन का प्रयोग करते हैं। संश्लिष्ट रंगों के निर्माण में जैसे ओवरकिल हो गया, रोक्सेला लेकानोरा नामक लाइकेन से नीले रंग का निर्माण किया जाता है, यानी कि कुछ रंग भी बनाए जाते हैं। कुछ लाइकेन जो चमड़ा उद्योग में टैनिंग के लिए और ऊन बनाने के लिए, रेशम वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं लाइकेन। विभिन्न औषधियों के स्रोत क्या हैं लाइकेन। लाइकेन के जो प्रयोग बहुत पहले से ही आपको ज्वार यानी बुखार के लिए, पीलिया के लिए, हैजा के लिए और त्वचा संबंधी जो रोग हैं, इनके उपचार के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है इन लाइकेनों का। विभिन्न लाइकेन एवं उनका औषधीय महत्व निम्न प्रकार से है कि किन-किन लाइकेनों का प्रयोग किस-किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। जैसे लोवेरिया और एक पल्मोनेरिया लाइकेन है और सेट्रेरेरिया आइसलैंडिका लाइकेन है। ये लाइकेन जो है श्वसन संबंधी रोगों के आधार हेतु, जैसे टीबी हो गया, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इससे छुटकारा मिले। यूसेनिया बर्बटा लाइकेन है, बालों जो आपके बाल हैं वो मजबूत रहें, इसलिए यूसेनिया लाइकेन बर्बटा का प्रयोग किया जा रहा है। ज़ैंथोरिया पेरिएटिना का उपयोग जो पीलिया के उपचार के लिए और केलेडोनिया का उपयोग ज्वर यानी बुखार के उपचार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये आपने प्रोटिस्टा जगत देखा। प्रोटिस्टा जगत में हमने देखा जो कवक थे, जो शैवाल थे, वो किसी यूकेरियोटिक सेल में शामिल किए गए थे, यानी कि विषमपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। लाइकेन के बारे में डिस्कशन करा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पादप जगत, यानी कि प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें थैलोफाइडा, ब्रायोडोफाइडा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसके बारे में बेसिकली चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक्स।